निहाल और तारा की एंगेजमेंट पार्टी पूरे जोरों पर थी। तकरीबन सभी गेस्ट आ चुके थे। तभी पार्टी में करण ग्रोवर की एंट्री हुई। उसने एक बार चारों तरफ नज़र घुमाई और दूर से ही तारा को देख लिया और वो चलकर तारा के पास आया। अपने दोनों हाथ जेब में डालकर खड़े हुए करण ने बड़े ही स्टाइल से तारा को ग्रीट किया और कहा, हाय तारा, कैसी हो तुम? तारा ने भी उसे देखकर मुंह बनाया और बस हेलो कह दिया। करण आगे बोला, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लुकिंग ब्यूटीफुल। तभी तारा के पीछे से निहाल आ गया और आकर तारा के साथ खड़ा हो गया। निहाल को देखकर करण ने इविल स्माइल दी और कहा, तुम इतनी सुंदर हो और इतनी अच्छी हो तारा। निहाल इज लकी टू हैव यू। तारा ने मुंह बनाकर थैंक्स कह दिया। निहाल ने तारा के कंधे पर हाथ रखा और हल्का दबाकर उसे कहा, स्माइल बेबी स्माइल, सब ठीक है। तभी निहाल से कुछ बात करने के लिए रोहन वहाँ आया। रोहन की नज़र जब करण ग्रोवर पर पड़ी तो गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो करण ने मजाकिया हंसी हंसते हुए कहा, मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है तभी आया हूँ। निहाल ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ, मैंने इसे यहाँ बुलाया है। जिस पर रोहन ने हैरानी से निहाल की तरफ देखा और सवालिया नजरों से पूछा, इसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना इसने क्या किया है? निहाल ने रोहन को पलकें झपकाकर शांत रहने का इशारा किया। कुछ ही देर में तनिष और नैना भी उन्हीं की तरफ आए। तनिष और करण एक प्रोजेक्ट में ऑलरेडी साथ काम कर रहे थे, तो वो बिजनेस पार्टनर भी थे। करण को देखकर तनिष खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम भी यहाँ हो, चलो आओ एक एक ड्रिंक हो जाए। इतना कहकर वह करण को लेकर बार एरिया में चला गया। निहाल ने सबकी तरफ देखकर कहा, अभी कुछ ही देर में मिस्टर लोबो आने वाले हैं और हमने उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है। सभी लोग अपना मूड ठीक करो और चेयर अप हो जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें हमारी ये नई प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आएगी और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। वहाँ खड़े सभी ने हाँ में सिर हिलाया। करण को पार्टी में देखकर रोहन का बीपी हाई हो चुका था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना धोखा करने के बावजूद निहाल ने उसे पार्टी में बुलाया था। मगर क्या ही कर सकता था। उसने जाते हुए वेटर से एक ड्रिंक लिया और एक साइड में जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा। तभी वहां शीतल आई। शीतल ने भी वेटर से एक ड्रिंक लिया और साइड में खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की और बात करने लगे। शीतल बोली, हेलो, आप भी पार्टी में अकेले आए हैं? रोहन ने कहा, हाँ, मैं अकेला आया हूँ। एक्चुअली मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया हूँ। मैं निहाल का बेस्ट फ्रेंड हूँ और ड्रीम डेकोर्स में पार्टनर भी। शीतल ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं तारा की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मेरा नाम शीतल है और मैं पेशे से एक वकील हूँ। रोहन ने कहा, वाह, तुम वकील हो, लगता तो नहीं। इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए और कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। रोहन ने शीतल से पूछा, क्या तुम सिंगल हो? तो शीतल हंस दी, हाँ, अभी तक तो हूँ। और तुम? रोहन ने ठंडी हवा भरी और बोला, हाँ, मैं भी अभी तक तो सिंगल ही हूँ। क्या करूँ, इस मामले में मेरी किस्मत कुछ खास नहीं है। तो शीतल भी हंसकर बोली, हाँ यार, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही समझो। अब तक जो भी मुझे मिला वो कुछ सही नहीं जमा, तो फिलहाल मैं सिंगल हूँ। रोहन ने भी कहा, और फिलहाल मैं भी सिंगल हूँ। उसने अपना हाथ शीतल की तरफ बढ़ाया और पूछा, फ्रेंड्स? शीतल ने भी उससे हाथ मिलाया और बोली, यस फ्रेंड्स। वहीं दूसरी तरफ पूनिया, जो लैला के साथ खड़ी थी और स्नैक्स खा रही थी, उसकी नज़र रोहन पर पड़ी, जो कि किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा था और साथ साथ अपना ड्रिंक भी इंजॉय कर रहा था। पूनिया शीतल को नहीं जानती थी। उसने सोचा, किसी खूबसूरत लड़की को देखकर ये लड़का कितना हंस हंस कर बातें कर रहा है और जब मुझसे बात करता है तो सड़े हुए जवाब देता है। जलन के मारे उसकी मुट्ठियां कस गईं। पूनिया ने लैला से पूछा, लैला, ये रोहन जिस लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है, क्या तुम उसे जानती हो? लैला ने एक नज़र रोहन की तरफ देखा और बोली, नहीं मिस पूनिया, मैंने तो उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा, पर जो भी है काफ़ी स्टाइलिश है। पूनिया का तो वैसे ही गुस्से में बुरा हाल हो रहा था। वो गुस्से में बोली, स्टाइलिश माई फुट। म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था और सभी डांस भी करने लगे थे। रोहन ने शीतल से पूछा, चलो डांस करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। शीतल ने मुंह बनाकर कहा, मगर कैसे? मैं कैसे डांस करूंगी? देखो मेरी हील्स। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर डांसिंग का सीन होगा, इसलिए मैं 4 इंच की हील पहनकर आई हूँ। रोहन ने आइस रोल करते हुए कहा, हो, तुम लड़कियों की कितनी प्रॉब्लम होती है यार। तो शीतल ने हंसकर कहा, हाँ, होती तो है, पर क्या करें,
स्टाइलिश भी तो लगना है, फैशन भी तो करना है। दोनों हंसने लगे। कुछ ही देर में नैना निहाल और तारा के पास आई और पूछा, तारा, वो मुझे प्रेस में तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आज एंगेजमेंट के बाद अनाउंसमेंट के लिए। तो मुझे तुम्हारा स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। निहाल ने बात बीच में काटते हुए कहा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे जो पूछना होगा वो मुझसे पूछेंगे। तारा को इसके बीच में इन्वॉल्व मत करो। नैना ड्रीम डेकोर की पीआर स्पेशलिस्ट थी। इस नाते वो प्रेस में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, मगर उसका असली एजेंडा कुछ और था। प्रेस में इन्फॉर्मेशन देने के अलावा वो खुद से जानना चाहती थी कि तारा है कौन और अचानक से निहाल की ज़िंदगी में कैसे आई और इतने कम वक्त में उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई। इसी वजह से वो तारा से यही सवाल पूछना चाहती थी, जो कि निहाल बहुत अच्छे से समझता था। वो बहुत सालों से नैना को जानता था और उसकी रग रग से वाकिफ था। तभी नैना बोली, मगर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर सभी यहाँ तारा के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें परेशानी क्या है? तुम क्यों नहीं बताने देते किसी को कुछ? तारा को गुस्सा आ चुका था। वो नैना की तरफ मुड़ी और बोली, आखिर तुम सब जानना क्या चाहते हो? कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या स्टेटस है मेरा, कौन परिवार है मेरा? तो सुनो, किसी से झूठ मत कहना। सबको सच सच बता देना कि मैं तारा शर्मा एक फ्लोरिस्ट हूँ, या तुम्हारी भाषा में फूल बेचने वाली, ठीक है? यह कहकर तारा वहां से गुस्से से चली गई। निहाल का गुस्से में जबड़ा कस चुका था और इस वक्त उसे नैना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह सब बातचीत के बीच वहां पर निहाल की मॉम लैला और पूनिया भी आ चुके थे। निहाल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बदतमीजी है नैना, तुम तारा से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई भी नहीं कर सकता। अपनी बदतमीजी बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा यहाँ कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो भी तारा के पीछे पीछे गया। निहाल के वहां से जाने के बाद नैना ने अनजान बनते हुए सबकी तरफ देखा और बड़े ही प्यार से नाटक करके पूछने लगी, मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो कंपनी की पीआर स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे मीडिया में जवाब देना है। तो मैं सिर्फ इसलिए ही पूछ रही थी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जो सबको बुरा लग गया? तो चेतना जी बोली, ओह नो नो नैना डार्लिंग, तुम उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आओ पार्टी एंजॉय करें। तारा पार्टी से निकलकर गार्डन के दूसरे हिस्से में आकर बैठ गई। कुछ ही देर में सीरियस भी उसके पास आकर उसके पैरों में बैठ गया। तारा धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी और बस चुपचाप उसे देखती रही। सीरियस भी चुपचाप उसे देखता रहा। शायद वो समझ रहा था कि तारा उदास है। तभी वह पीछे पीछे निहाल भी आ गया और आकर तारा के पास बैठ गया। क्या हुआ तारा, तुम ठीक हो ना? तारा कुछ नहीं बोली, बस सिर नीचे करके चुपचाप बैठी रही। निहाल ने कहा, देखो, तुम ज्यादा परेशान मत हो। इन सब की बातों पर ज्यादा गौर मत करो। ये सब लोग ऐसे ही हैं। ये हाई सोसाइटी में ये सब चलता ही रहता है। तुम मुझे बताओ, क्या परेशानी है? शायद मैं कोई मदद कर सकूं। क्या तुम अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हो? तारा रुआंसी होकर बोली, कहते हैं ना, हमारा पास्ट रह रहकर हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में दस्तक देता है। तो बस यही बात है। मेरी पढ़ाई खराब हुई, रुक गई, वो पास्ट में हुआ, मगर वो रह रहकर मेरे आज में आता है। सभी मुझसे पूछते हैं और तुम्हें पता है, इस सब की वजह तुम हो। अब मैं लोगों को क्या कहूँ, किस किस को समझाऊं? और इस तरह मैं सबके बीच में तुम्हारा नाम नहीं उछालना चाहती। निहाल चुप रहा, आगे कुछ नहीं बोला। उसने तारा के कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा और तुम वापस अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओगी। ये मेरा वादा है तुमसे। इस चीज को लेकर परेशान मत हो। तारा ने कहा, क्या क्या परेशानी बताऊं तुम्हें? हर कोई मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछता है। हर कोई मुझसे जानना चाहता है कि मेरे माँ बाप कौन थे, और मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गए। ये देख निहाल का दिल धक से रह गया। उससे तारा के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो आगे बढ़ा, उंगली से उसके दोनों आंसू साफ किए और बोला, मैं समझता हूँ, पर तुम प्लीज खुद को संभालो। तुम एक बहुत स्ट्रांग लड़की हो। मैं नहीं जानता पास्ट में क्या हुआ या तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ, मगर तुम इस बात से निश्चिंत रहो, मेरे होते हुए कभी कोई तुमसे ये सवाल दोबारा नहीं पूछेगा। तभी वहाँ पीछे से बॉबी आ गया और बोला, मिस्टर निहाल, आपने जो कहा था वो मैं ले आया। यह कहकर उसने एक ज्वेलरी का बॉक्स निहाल की तरफ बढ़ा दिया। निहाल ने वो ज्वेलरी बॉक्स बॉबी से लिया और उसे जाने का इशारा कर दिया। बॉबी के जाने के बाद निहाल ने वो ज्वेलरी बॉक्स खोला। उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड पेंडेंट था।
उसने वो डायमंड पेंडेंट अपने हाथ में लिया और तारा से कहा, ये तुम्हारे लिए। तारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बोली, ये ये तो बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा महंगा भी। आई एम सॉरी निहाल, पर मैं नहीं ले सकती। निहाल ने कहा, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए पहन सकती हो? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है। उसने इशारा करके तारा को घूमने के लिए कहा। तारा निहाल की तरफ घूमकर खड़ी हो गई। निहाल ने बड़ी नजाकत से उसके बाल उसके कंधे से हटाए और वो डायमंड पेंडेंट उसके गले में पहना दिया। जैसे ही निहाल की उंगलियां तारा के गले को छुई, तारा के रेंगटे खड़े हो चुके थे और निहाल के भी। निहाल थोड़ा नीचे झुका और तारा की गर्दन पर एक हल्का सा किस कर दिया। उसने तारा को कंधे से पकड़कर वापस अपनी ओर घुमा दिया और फिर बोला, बिल्कुल परफेक्ट है, ये तुम्हारे लिए। तारा ने कहा, मगर इतना महंगा गिफ्ट मैं तुमसे नहीं ले सकती निहाल। तुम इसे भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा देना। निहाल बस उसे देखता रहा। तुम्हारी खूबसूरती के सामने यह हार एकदम फीका है। निहाल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, पार्टी में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, आओ चले। दोनों की धड़कनें बढ़ चुकी थी, मगर फिर भी एक दूसरे के लिए, खुद के लिए और बाकी सबके लिए, दोनों ही खुद को कंट्रोल कर रहे थे। निहाल से बात करने के बाद तारा का मूड थोड़ा बेहतर था और उसके चेहरे की मुस्कान वापिस आ चुकी थी। निहाल का हाथ थामकर स्माइल करते करते वो फिर से पार्टी में दाखिल हुई। रोहन निहाल की तरफ आया और उसे बताया कि मिस्टर लोबो आ चुके हैं। निहाल का इशारा पाकर पूरी टीम गिलास हाउस के ऑफिस एरिया की तरफ चल दी। वहां जाकर मिस्टर लोबो को नई प्रेजेंटेशन दिखाई गई। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मिस्टर लोबो ने उठकर निहाल से हाथ मिलाया और कहा, निहाल, ये आज तक की सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। इतने कम समय में तुमने और तुम्हारी टीम ने इतना बेहतरीन काम किया है। मगर अफसोस, मुझे अभी पता चला है कि मेरे बोर्ड मेंबर्स ने डिसीजन ले लिया है। यह प्रोजेक्ट करण ग्रोवर को दे दिया गया है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को एक झटका लगा। टीम मेंबर्स के मुंह उतर चुके थे और रोहन, निहाल, पूनिया, लैला, तारा, इन सबको गुस्सा आ चुका था। मिस्टर लोबो ने आगे बढ़कर कहा, आई एम रियली सॉरी निहाल, मगर कोई और प्रोजेक्ट आएगा तो हम फ्यूचर में जरूर साथ काम करना चाहेंगे। निहाल ने खुद को संभालते हुए मिस्टर लोबो से हाथ मिलाया और कहा, जी जरूर, कोई बात नहीं। आइए आप वापस पार्टी में चलिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद मिस्टर लोबो वापस पार्टी में चले गए। निहाल ने अपनी टीम की तरफ देखकर कहा, सभी लोग पार्टी में जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। बाकी बात हम कल ऑफिस में करेंगे। सभी टीम मेंबर्स एक एक कर वहां से चले गए। अब वहां रोहन, पूनिया, निहाल, तारा और लैला ही बचे थे। निहाल की आंखें गुस्से में लाल होने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा। रोहन आगे बढ़ा और कहा, निहाल, मेरी बात सुन भाई। निहाल ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा, रोहन, कुछ मत बोल, जा वापस पार्टी में जा। पूनिया आगे बढ़कर कुछ बोलने लगी तो निहाल ने ऊंची आवाज में कहा, सभी लोग वापस पार्टी में जाओ, अभी के अभी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। इस प्रोजेक्ट के लिए निहाल और उसकी कंपनी ने बहुत मेहनत की थी और बहुत पैसा भी खर्च किया था, जो कि सब बर्बाद हो चुका था। पूनिया, लैला और रोहन वापस पार्टी में चले गए, मगर तारा निहाल के पास खड़ी रही। निहाल ने जब देखा कि तारा वहीं खड़ी है, तो वो गुस्से में तारा की तरफ मुड़ा और चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा कि जाओ यहाँ से। मुझे इस वक्त अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से। तारा सहम गई और एक कदम पीछे ले लिया, मगर वहीं खड़ी रही, गई नहीं। निहाल का गुस्सा काबू से बाहर होने लगा था। वो गुस्से में दंदनाता हुआ पार्टी की तरफ गया और तारा उसके पीछे पीछे भागी। पार्टी में जाते ही निहाल गुस्से में करण ग्रोवर की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि निहाल करण के पास पहुंच पाता, बीच में ही तारा ने निहाल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच तारा बोली, आओ चलो हम डांस करते हैं। उस वक्त तारा क्या कहकर निहाल को रोके, उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि सभी उनकी तरफ देख रहे थे। निहाल ने गुस्से से तारा का हाथ झटका और बोला, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ कोई डांस। चली जाओ यहाँ से। निहाल ने यह बात काफी ऊंचे से कही थी, जो आसपास खड़े सभी लोगों ने सुन ली, और करण ग्रोवर डेविल स्माइल लिए निहाल को ही देख रहा था। आखिर वो जो चाहता था वही हो रहा था। इतने क्लेश के बीच चेतना जी की नज़र तारा के गले में पहने नेकलेस पर पड़ी और अचानक ही उनके मुंह से निकला, यह तो हमारा खानदानी नेकलेस है। इस लड़की के गले में कहाँ से आया?
वो ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, बॉबी, बॉबी, अभी यहीं आओ। बॉबी दौड़ता हुआ चेतना जी के पास आया और पूछा, अब क्या हुआ? चेतना जी बोली, ये हमारा खानदानी नेकलेस उस फूल वाली के गले में कैसे? तो बॉबी ने सिर पीट लिया और बोला, ये मिस्टर निहाल ने ही मिस तारा को पहनाया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो जाकर मिस्टर निहाल से पूछिए। और वैसे भी ये नेकलेस तो मिस्टर निहाल की वाइफ का ही होगा ना, तो उन्हीं के गले में ही तो है। कहते हुए भाभी शरारती स्माइल देने लगा। चेतना जी ने एक नज़र भाभी को घूरा और फिर एक नज़र निहाल को देखा, जो कि गुस्से में उबल रहा था। निहाल का गुस्सा देखकर चेतना जी की कोई हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़कर निहाल से इस वक्त नेकलेस के बारे में पूछ सकें। उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। भाई निहाल का ऐसा बर्ताव देखकर तारा का चेहरा मुरझा चुका था। वो तो सिर्फ यही कोशिश करना चाहती थी कि कहीं निहाल जाकर करण को कुछ कहे ना और पार्टी में तमाशा ना हो। मगर इस सबके बीच निहाल का गुस्सा तारा पर ही उतरा। तारा कुछ दूर जाकर एक कोने में चुपचाप खड़ी हो गई और निहाल गुस्से में मुट्ठियां कसता हुआ करण ग्रोवर की तरफ बढ़ चुका था। ये सारा नज़ारा देखकर नैना निहाल की तरफ आई और आकर उसके दोनों कंधों से पकड़ के उसे शांत करने लगी। शांत हो जाओ निहाल, यहाँ सबके बीच में कोई तमाशा मत करो। सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। अब करण को तुमने ही बुलाया है तो वो तुम्हारा गेस्ट हुआ। जो भी बात होगी पार्टी के बाद करना। चेतना जी ने देखा नैना और निहाल साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे, जबकि नैना तो सिर्फ निहाल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी जल्दी चलकर तारा के पास आई और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, वेल डन, देखा तुमने तो अपना काम करना शुरू भी कर दिया। निहाल और नैना दोनों साथ खड़े हैं और कुछ बातें भी कर रहे हैं। वेल डन, ऐसे ही लगी रहो, बहुत जल्दी तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। यह सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आया। वो समझ चुकी थी कि चेतना जी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तारा ने बस हाँ में सिर हिलाया और वहां से बाथरूम की ओर चली गई। उसने बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोया, खुद को शांत किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आई। दूसरी तरफ रोहन नैना और निहाल के पास आकर खड़ा हुआ और नैना के हाथ अभी भी निहाल के कंधे पर थे। निहाल कुछ हद तक शांत हो चुका था। रोहन को बहुत अजीब लगा। उसने नैना के हाथ हटा दिए और निहाल को अपनी तरफ घुमाकर कहा, क्या कर रहा है यार तू? आज अपनी एंगेजमेंट वाले दिन भी उस करण ग्रोवर के पीछे पड़ा है। देख तूने सबके सामने तारा से कैसे बात की। कितना बुरा लगा होगा उस बेचारी को। यह सुनते ही एकदम से निहाल होश में आया। गुस्से के पागलपन में उसने तारा को हर्ट कर दिया था। वो तारा को ढूंढने निकल पड़ा। रोहन के साथ खड़ी नैना ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और रोहन को घूरने लगी। रोहन ने नैना की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो नैना बोली, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। और वहां से तनिष की ओर चली गई। निहाल तारा को सभी तरफ ढूंढ रहा था, तभी उसे बॉबी ने इशारा करके बताया कि तारा गार्डन के दूसरे कोने में बने लेवेंडर पॉइंट्स के पास बैठी है। निहाल उसी तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने देखा तारा लेवेंडर फ्लावर्स के पास गुमसुम सी बैठी थी और अपनी किसी सोच में गुम थी। निहाल ने एक कुर्सी खींची और उसके पास बैठ गया। तारा को एहसास हो गया था कि निहाल वहां आकर बैठ चुका है, मगर फिर भी उसने निहाल की तरफ सिर उठाकर नहीं देखा। ऐसे ही सिर झुकाए बैठी रही। निहाल ने कुछ पल इंतजार किया, मगर जब तारा का कोई रिस्पॉन्स न मिला तो उसने बात शुरू की, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। निहाल फिर बोला, नाराज हो? तारा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। निहाल ने फिर कहा, देखो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे दूर हो जाओ। तुमने अभी तक मेरा गुस्सा देखा नहीं है और मैं जानता हूँ मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं ये नहीं देख पाता कि मेरे सामने कौन खड़ा है। बस यही हुआ कि मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। जब मैंने तुम्हें कहा था जाने के लिए तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, मुझसे दूर जाना चाहिए था। तारा सिर नीचे किए हुए ही बोली, मगर मैं तुम्हें उस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तुम बहुत गुस्से में थे और मुझे लगा कि कहीं तुम उस करण ग्रोवर को मारो ना। पूरी पार्टी में तुम्हारा तमाशा बन जाता और शायद वो करण तो यही चाहता भी था कि तुम्हारी पार्टी खराब हो। फिर उसे मीडिया में तुम्हारे खिलाफ उछालने को कोई नई ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती। निहाल चुपचाप तारा की पूरी बात सुन रहा था। तारा ने आगे कहा, और वैसे भी तुमने अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ा है। तुम्हें याद है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम कभी भी किसी के भी सामने
मुझ पर चिल्ला नहीं सकते, मुझसे गुस्सा नहीं कर सकते। तुमने वही किया। निहाल को तारा की बात सुनकर बहुत हंसी आई, मगर बहुत जल्दी उसने अपनी हंसी छुपा ली और बोला, चलो ये सब छोड़ो। तुम क्या कह रही थी? तुम्हें डांस करना है? चलो आओ हम डांस करते हैं। यह कहकर निहाल तारा का हाथ पकड़ने को हुआ, मगर तारा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, मुझे कोई डांस नहीं करना तुम्हारे साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं तो वहाँ सिर्फ तुम्हें उस सिचुएशन से निकालने के लिए डांस करने को कह रही थी। नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ कोई डांस नहीं करना। और वैसे भी एंगेजमेंट की पार्टी, ये सब एक दिखावा है। ये सब एक झूठ है, एक पर्दा है। निहाल ने तारा की बातों को इग्नोर किया और फिर से कहा, चलो वहां चलकर सबके बीच में बैठो, यहाँ अकेली मत बैठो। इस पर तारा खींचकर बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हारा मन करता है तुम कहते हो कि यहाँ से चली जाओ, फिर जब मैं अकेले जाकर बैठना चाहती हूँ कुछ देर सुकून से, तो फिर तुम कहते हो चलकर सबके बीच बैठो। तुम चाहते क्या हो? तुम मुझसे दूर रहो बस। ये कहकर तारा वहां से उठी और शीतल सोनिया की ओर चल दी। तारा को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है और वो क्यों कर रही है। निहाल वहां से उठा, जेब में हाथ डाले धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब तक तारा चलकर शीतल और सोनिया के पास पहुंच चुकी थी। शीतल ने कहा, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे बौखलाकर घूम रही हो? चलो एक एक ड्रिंक कर लेते हैं। तारा ने खींचकर कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। सोनिया ने बोला, अरे क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? हुआ क्या है? इस पर तारा ने कहा, बस खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। मुझ में रत्ती भर का दिमाग नहीं है, बिल्कुल धेले का भी दिमाग नहीं है। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। इंगेजमेंट करने की जरूरत मुझे क्यों आन पड़ी? ये सुनकर शीतल और सोनिया ने एक दूसरे को देखा और तारा को शांत करने की कोशिश करने लगी। तब तक निहाल तारा के पीछे पीछे वहां आ चुका था, पर कुछ ही दूरी पर रुक गया था। जेब में हाथ डालकर वो खड़ा चुपचाप तारा की बातें सुनने लगा। तारा की पीठ निहाल की तरफ थी, इसलिए वो नहीं जानती थी कि निहाल पीछे खड़ा है, उसकी बातें सुन रहा है। तारा फिर से बिफरते हुए बोली, चलो मुझ में तो दिमाग है ही नहीं, पर तुम दोनों का क्या? तुम दोनों को तो भगवान ने दिमाग दिया है, तो तुम मुझे नहीं समझा सकती थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ? जिसे मैं जानती तक नहीं अच्छे से, उससे एंगेजमेंट करने चल पड़ी। तुम्हें मेरे कान मरोड़ने चाहिए थे, मुझे थोड़ी अकल दिलानी चाहिए थी। शीतल और सोनिया चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वो समझ गई थी कि तारा सिर्फ अपना गुस्सा निकालकर शांत होने की कोशिश कर रही है। तारा अपने माथे पर हाथ रखे फिर से बोली, मेरी तो पूरी जवानी बर्बाद हो गई, मेरी तो जिंदगी ही खत्म समझो। ऐसा आदमी जो पल्ले पड़ा, एक नंबर का गुस्सैल और खड़ूस है, जब देखो डांटता ही रहता है। अब बताओ मैं क्या करूं? शीतल ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, क्यों इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर रही हो तुम आखिर जानती कहाँ हो उस निहाल ओबराय को? जिस पर तारा बोली, चुप, एकदम चुप हो जाओ। तुम पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और ये खड़ूस मेरे साथ क्या क्या करता है? कहाँ जाऊं मैं? गन्ना जी ने भी कहाँ फंसा दिया मुझे। सोनिया बोली, मगर तुम तो उससे प्यार करती हो ना? तुमने कहा था, तो फिर अचानक क्या हो गया? तारा ने फिर चिढ़ते हुए कहा, क्या प्यार व्यार मोहब्बत लगा रखी है तुमने? तुम तो चुप ही रहो और मुझे देखो, प्यार किसे हुआ? तारा अपनी ही धुन में जोर जोर से हाथ मारकर निहाल की बुराई किए जा रही थी। तभी शीतल और सोनिया की नज़र पीछे खड़े निहाल पर पड़ी, जो कि बहुत ही दिलचस्पी लेकर तारा की बातें सुन रहा था और मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। उसने जब सोनिया शीतल की तरफ देखा तो उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अब सभी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और तारा की बातें सुने जा रहे थे, मगर तारा अपनी धुन में, अपनी दुनिया में निहाल की तारीफ किए जा रही थी। वो आगे बोली, पता है इतना एटीट्यूड मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखा। इतना रूड है कि बस क्या ही बताओ। इमोशंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस आदमी में। बस ऐसे लगता है कि एक रोबोट है, रोबोट जिसमें ना कोई इमोशन, ना किसी के लिए परेशानी, ना दर्द, और प्यार बिल्कुल भी नहीं। अब सोचो मेरी इंगेजमेंट किससे हो रही है? एक रोबोट से। रोबोट मतलब निहाल रोबोट ओबराय। वैसे उसका नाम रोबोट ही होना चाहिए था, रोबोट ओबराय। यह सुनते ही शीतल और सोनिया की हंसी छूट गई, जो कि वो बहुत देर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो तारा बोली, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, बताऊं क्या? तो सोनिया ने आंखों से पीछे की तरफ इशारा करके पीछे देखने को कहा।
जैसे ही तारा पीछे पलटी उसने सामने खड़े निहाल को देखा और एकदम सिट्टी पिट्टी गुल। अब तारा निहाल को देखकर इधर उधर बगले झांकने लगी। वो जैसे उसे पता ही नहीं क्या हुआ। और जैसे ही पीछे पलटी तो देखा शीतल और सोनिया दोनों गायब। तब तक निहाल चलकर तारा के करीब आया और बहुत ही स्वीट स्माइल लिए बोला, तो क्या कह रही थी तुम, रोबोट ओबराय? आई लाइक इट, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? कहकर निहाल ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। तारा ने एक नज़र निहाल को देखा, एक नज़र उसके हाथ को, और फिर निहाल की तरफ देखकर बोली, पता नहीं, फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम सच में मेरे साथ डांस करना चाहते हो, या फिर यह भी एक पार्ट ऑफ द गेम ही है? निहाल बोला, पार्ट ऑफ द गेम ही समझ लो। यह सुनकर तारा बेचारी शकल बनाकर बोली, अगर पार्ट ऑफ द गेम है फिर मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? फिर तो मुझे तुम्हारे साथ डांस करना ही पड़ेगा ना। ठीक है चलो। निहाल का हाथ थाम तारा डांस फ्लोर की तरफ चल दी। सभी उन दोनों को हाथ पकड़े डांस फ्लोर की तरफ जाते देख रहे थे। जहाँ कुछ लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन दोनों को देखकर जलन से भर रहे थे, जैसे कि नैना, करण ग्रोवर और निहाल की मम चेतना जी। वहीं तनिष्क की नज़र लगातार नैना के हाव भाव पर बनी हुई थी। वो देख पा रहा था कि कैसे नैना घूर घूर कर निहाल और तारा को देख रही थी और बिल्कुल नाखुश लग रही थी। एक्चुअली वो शाम से ही नोटिस कर रहा था कि नैना कैसे तारा को पसंद नहीं कर रही थी और निहाल के आसपास ही मंडराना चाह रही थी। ये सब देखकर तनिष्क को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो चुप ही रहा। निहाल और तारा जैसे ही डांस फ्लोर पर आए तो बाकी के डांस करते हुए कपल साइड हो गए और उन्हें उनका फर्स्ट डांस करने के लिए जगह दे दी। तारा और निहाल आमने सामने खड़े हुए। निहाल के हाथ तारा की कमर पर थे और वहीं तारा के हाथ निहाल के कंधों पर। निहाल तारा की तरफ देखकर बोला, क्या तुम इतनी दूर से ऐसे डांस करोगी? आफ्टर ऑल हमारा फर्स्ट डांस है, थोड़ा करीब आओ। यह सुनकर तारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और तब तक निहाल ने तारा को कमर से खींचकर अपने साथ सटा लिया। तभी म्यूजिक चेंज हुआ और सारी लाइट्स डिम हो गईं। तू छाँव है सो जाऊं मैं, तू धुंध है खो जाऊं मैं, तेरी आवारगी बन जाऊं मैं, तुझे दिल की जुबान समझाऊं मैं। निहाल और तारा दोनों ने ही म्यूजिक के साथ मूव करना शुरू कर दिया था। दोनों की आंखें आपस में मिली हुई थीं, बेहद इंटेंस नजरों से एक दूसरे को ताड़ रहे थे। गाने के स्टेप के साथ निहाल ने तारा को घुमाकर अपनी ओर खींचा तो तारा की पीठ निहाल के सीने से लग गई। निहाल तारा को गोल गोल घुमाते हुए खुद भी घूमने लगा और एक टर्न के बाद उसने वापस तारा को अपनी ओर खींच लिया। इस बार फिर से दोनों का आई कांटेक्ट हो चुका था। निहाल ने तारा को थोड़ा सा लिफ्ट किया तो तारा के पैर निहाल के पैरों पर थे। निहाल ने तारा की कमर में हाथ रख उसे खुद से सटा लिया। डांस करते करते दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। उन्हें यह भी परवाह नहीं रही कि आसपास कोई और लोग भी हैं या उन्हें कोई देख भी रहा होगा। वह दोनों इस कदर एक दूसरे में खोए थे कि मानो बस आज ही हैं और यही एक वक्त है। उन दोनों की करीबी को देखकर चेतना जी बिल्कुल चिढ़ चुकी थी। उन्होंने बॉबी को इशारा किया और कहा, रिंग्स एक्सचेंज करने का टाइम हो चुका है, हमें सेरेमनी पूरी करनी होगी। उन्होंने सभी लाइट्स वापस ऑन करवा दी और म्यूजिक बंद हो गया। म्यूजिक बंद होते ही निहाल और तारा को होश आया और उन्होंने आसपास देखा। तब जाकर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे थे। तारा झट से निहाल से दूर हुई तो निहाल ने भी तारा की कमर से चिपके अपने हाथ हटा लिए। तभी स्टेज पर चेतना जी और भाभी आए और कहा, अब रिंग्स एक्सचेंज करने की सेरेमनी कर लेते हैं। निहाल ने इशारा से तारा की बूजी को भी स्टेज पर बुलाया। सभी लोग आसपास आकर खड़े हो गए थे। रिंग्स एक्सचेंज हुई और तालियां बजने लगीं। कुछ ही देर में सभी गेस्ट डिनर के लिए चले गए। तारा स्टेज से उतरकर अपने दोस्तों के पास जाना चाहती थी। तभी निहाल ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और वापस अपनी ओर खींच लिया। उसके पास आते ही तारा ने सवालिया नजरों से उसे देखा और पूछा, अब क्या हुआ, तुम्हारी रिंग सेरेमनी तो हो गई ना? तो निहाल ने पूछा, अभी भी नाराज हो? तो तारा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, हाँ बहुत नाराज हूँ। निहाल के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपने होठ तारा के कान के पास ले जाकर हल्के से पूछा, क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट करके पछता रही हो? तो तारा झट से बोली, हाँ तो और क्या, और तुम? जिसका जवाब निहाल ने वैसे ही दिया, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर तारा उसको देखती रह गई, फिर हिम्मत करके बोली, तुम्हें किसी बात का पछतावा नहीं होता क्या? तो निहाल ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे से रिलेटेड किसी बात को लेकर मुझे कोई पछतावा नहीं होता।
तारा ने बहुएं चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब? तो निहाल झेप गया और बोला, मेरा मेरा मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मुझे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। निहाल को तारा की करीबी बहुत गर्माहट दे रही थी। आज पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा था। निहाल कभी भी किसी की नज़दीकी पसंद नहीं करता था, मगर तारा की नज़दीकी उसे बेहद भा रही थी। उसके मन में एक अलग ही खुशी उमड़ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो तारा को वहां से ले जाए कहीं दूर, सबसे दूर जहाँ बस सिर्फ तारा हो और वो हो, और सुकून के कुछ पल बिता सके। मगर वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे पार्टी में जिन्हें उनकी नज़दीकी कर रही थी, जैसे कि नैना। नैना गुस्से से तिलमिला रही थी और एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रही थी। निहाल और तारा अभी भी स्टेज पर थे और पीछे चलते बैकग्राउंड म्यूजिक में धीरे धीरे मूव कर रहे थे और बस एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी रोहन, पूनिया, लैला और तारा की सहेलियां उनके आसपास आ चुकी थीं। सभी यंगस्टर उन्हें देखकर हुटिंग करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े बेहद प्यारे लग रहे थे। सभी को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आ रही थी। तभी रोहन को मस्ती सूझी और वो मजे लेते हुए बोला, कमान निहाल, किसी और फियांसे अपनी होने वाली मंगेतर को किस करो। और सभी उसके साथ साथ हुटिंग करना शुरू हो गए। रोहन की बात सुनकर निहाल ने गुस्से में रोहन को घूरा, मगर अब जब सभी उनके पीछे किसके लिए पड़ चुके थे तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक नज़र तारा की तरफ देखा तो तारा ने नामे सिर हिला दिया। उसने तारा के कान के पास जाकर पूछा, अब सब कह रहे हैं तो मैं क्या करूं? तारा बोली, तुम मुझे बिल्कुल भी किस नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम बिल्कुल मेरे को नहीं छू सकते, ना ही मेरे पास आ सकते हो। निहाल ने खींचकर कहा, क्या तुम भूल गई? 2 दिन पहले तुमने पूरी मीडिया और सभी के सामने मुझे खुद आकर किस किया था। तब क्या हुआ था? तारा झेप गई और बोली, अब मैं क्या करूं? वह तो गलती से हो गया था। दोनों इधर उधर बगले झांकने लगे तो निहाल ने तारा को आंखों से शांत रहने का इशारा किया और आगे बढ़कर उसे माथे पर अपने होंठ रख दिए। ऐसा करते ही तारा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वो निहाल में ही सिमट कर रह गई। निहाल नहीं चाहता था कि तारा सभी के सामने असहज महसूस करे, इसलिए उसने उसे लिप्स पर किस नहीं किया। उन दोनों के इस प्यार भरे जेस्चर को देखकर सब और ज्यादा चिल्लाने और हुटिंग करने लगे। माहौल बहुत ही खुशनुमा बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ नैना अपनी गुस्से से लाल आंखें लिए इधर उधर देख रही थी और तनिष्क नैना को ही देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि नैना से निहाल और तारा की नज़दीकी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आगे बढ़ा और नैना को संभालते हुए बोला, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, आओ मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। इस पर नैना ने उसका हाथ झटका और खुद गुस्से में दंदनाती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। अगला दिन ड्रीम डेकोर्स ऑफिस। निहाल की एंगेजमेंट पार्टी में सभी ने बहुत एंजॉय किया था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं निहाल की टीम का मूड ऑफ था, क्योंकि उनके हाथ से मिस्टर लोबोवाली बहुत बड़ी डील जा चुकी थी। आज ऑफिस का माहौल भी काफ़ी गर्म था। सभी कुछ ना कुछ कामों में लगे हुए थे, मगर निहाल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जो भी उसके सामने आ रहा था उससे डांट खाए बिना नहीं जा रहा था। तभी वहां तारा आई। तारा ने हंसते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश किया, मगर निहाल ने सबके सामने उस पर स्नैप किया और बोला, तुम पूरे 15 मिनट लेट आई हो, ये ऑफिस आने का टाइम नहीं है। तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें मुझसे पहले ऑफिस पहुंचना चाहिए। तारा ने जब सबकी तरफ देखा तो सभी लोग सिर झुकाए खड़े थे और चुपचाप निहाल की डांट सुन रहे थे। निहाल और उसकी टीम अब एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुके थे। निहाल ने सभी को उस नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स निकालने के लिए कहा और उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद निहाल ने अपनी पूरी टीम को उस नए प्रोजेक्ट में होने वाली सभी डिटेल्स के बारे में बताया और उन्हें काम पर लग जाने के लिए कहा। सभी अपने काम पर लग गए। तभी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाते जाते अचानक निहाल पलटा और तारा की तरफ देखकर बोला, तारा, तुम आज शाम तक मुझे मेरा वीकली शेड्यूल बनाकर दोगी? तारा ने कहा, मैं तो बस अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं अभी। उसकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि निहाल ने उसे बीच में काटते हुए, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम काम पर भी लेट आई हो और काम पूरा भी नहीं है। बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप काम पर ध्यान दो। जाते जाते निहाल ने रोहन से कहा कि उसके केबिन में आए और अकाउंट डिपार्टमेंट के मिस्टर दीपक को भी बुलाए। कुछ ही देर बाद निहाल के केबिन में रोहन मिस्टर दीपक के साथ बैठा था। तभी वहां पर पुनिया आई और निहाल से पूछने लगी, तुमने रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा? निहाल ने जवाब दिया, मैंने डिसाइड किया कि इस साल के रेस्टोरेशन साइट के टेंडर में हम हिस्सा लेंगे।
रोहन ने हैरानी से निहाल की तरफ देखा और कहा, ये क्या कह रहे हो? हमने बात की थी ना इसके बारे में। हमें ये नहीं करना चाहिए। इससे हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। निहाल ने रोहन को इग्नोर करते हुए मिस्टर दीपक की तरफ देखकर कहा, तो मिस्टर दीपक, आप इस टेंडर में हिस्सा लेने की तैयारी कीजिए। पूनिया बोली, मगर हमने अभी मिस्टर लोबो के प्रोजेक्ट की वजह से करोड़ों रुपए कमाए हैं। इसमें भी हमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हम इस वक्त ये अफोर्ड कर पाएंगे। तो निहाल ने कहा, तुम पैसों की चिंता मत करो। मैं ओबराय होल्डिंग्स में से अपना शेयर निकाल कर टेंडर में हिस्सा लेना चाहता हूँ। इस टेंडर को तो इस बार हासिल करके ही रहूंगा। मिस्टर दीपक ने हाँ में सिर हिलाया और एक मिस्टीरियस स्माइल लिए सिर झुकाकर बैठे रहे। निहाल की पैनी नज़र दीपक के हर एक्सप्रेशन पर थी, जिससे वहां बैठे सभी लोग अनजान थे। होल्डिंग कंपनी का नाम सुनते ही रोहन ने कहा, निहाल, बेकार की बात मत करो। ओबराय अंकल इस टेंडर के लिए कभी नहीं मानेंगे। निहाल ने कहा, तुम फिक्र मत करो, उनको मनाना मेरा काम है और वो मान जाएंगे। पूनिया ने पूछा, मगर तुम कितने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो? निहाल ने कहा, मैं इस टेंडर में 150 करोड़ लगाने वाला हूँ। यह सुनकर दीपक ने कहा, मिस्टर निहाल, आप एक बार फिर सोच लीजिए। अगर ये टेंडर हमारे हाथ से गया तो सभी पैसे भी डूब जाएंगे। हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। निहाल ने जवाब दिया, देखो ये बिजनेस है और बिजनेस में रिस्क लेना लाजमी है। मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर रोहन ने अपना सिर पीट लिया। निहाल ने अपनी बात पूरी की, तो बस अब ये तय रहा, हम इस टेंडर में हिस्सा लेंगे और ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। स्पेशली 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली बात हम चारों के बीच ही रहेगी। अब मीटिंग खत्म हुई, आप सब जा सकते हैं। एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ दीपक अपनी जगह से उठे और निहाल के केबिन से बाहर निकल गए। दीपक के बाहर जाते ही अभी मुश्किल से 1 मिनट ही बीता था कि निहाल ने रोहन से कहा, रोहन, तुम फटाफट करण ग्रोवर को फोन मिलाओ। रोहन ने हैरान परेशान होते हुए निहाल की तरफ देखा और कहा, मैं क्यों करण को फोन मिलाऊं? तुम्हें बात करनी है तो तुम खुद मिलाओ। ऐसे घटिया इंसान से मैं बात नहीं करूंगा। निहाल ने जोर देते हुए कहा, नहीं, उसको फोन तुम मिलाओ और अभी फोन स्पीकर पर डालो। रोहन ने जल्दी से करण का फोन डायल किया और स्पीकर पर डाल दिया। उसका फोन एंगेज आ रहा था, मतलब कि वो फोन पर किसी और से बात कर रहा था। ये देख निहाल ने रोहन से फोन काट देने के लिए कहा। रोहन ने वापस काट दिया। निहाल को सोचता हुआ गंभीर होकर बैठ गया। तभी वहां तारा आई और निहाल को एक प्रोजेक्ट की फाइल देते हुए बोली, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए होंगे। निहाल ने उसके हाथ से वो फाइल ली और कहा, ये सब छोड़ो, पहले मुझे मेरा वीकली शेड्यूल लाकर दिखाओ। तारा ने कहा, वो बस मैं अभी कुछ देर में बनाकर तुम्हें भेजती हूँ। इतना सुनते ही निहाल की बहुएं चढ़ गईं और वो जोर से लैला को आवाज लगाने लगा, लैला, कम हियर राइट नाउ। लैला भागते हुए निहाल के केबिन में पहुंची और बोली, यस मिस्टर निहाल। निहाल ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त मेरा वीकली शेड्यूल लाकर दिखाओ। लैला बोली, जी मिस्टर निहाल, कहकर वो उल्टे पैर वापस केबिन से बाहर भागी। 2 ही मिनट के अंदर वापस दौड़ती हुई केबिन में फिर आ गई और निहाल के सामने उसका वीकली शेड्यूल दिखाते हुए बोली, मिस्टर निहाल, यह है आपका वीकली शेड्यूल। उसे देखते ही निहाल ने तारा की तरफ इशारा करके कहा, इसे कहते हैं काम। तुम क्या सुबह से टाइम पास कर रही हो? तारा ने कहा, नहीं, मैं कुछ फाइल शॉर्ट लिस्ट करने में लगी थी और मैं ये लैला के साथ मिलकर सीखने वाली थी। जिस पर निहाल ने गुस्सा करते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहाने बनाने बंद करो और काम पर ध्यान दो। आज के लिए लैला तुम तारा की जगह काम करोगी और तारा तुम काम पर ध्यान दो। इतना कह वो गुस्से में अपने केबिन से निकल गया। केबिन में खड़े रोहन, लैला और पूनिया ने एक बार एक दूसरे को देखा, फिर तारा को देख वहां से निहाल के पीछे पीछे केबिन से बाहर निकल गए। तारा वहां खड़ी की खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। सुबह से ही निहाल उससे बहुत खींचा खींचा लग रहा था। उससे गुस्से में बात कर रहा था। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से निहाल रोज सुबह तारा को लेकर ही ऑफिस आता था, जो कि आज उसने नहीं किया था। तारा निहाल का इंतजार करने के चक्कर में ही 15 मिनट लेट हुई थी और खुद कैब लेकर ऑफिस पहुंची थी। तारा को उसका ये बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी, कल रात तक सब ठीक था। पार्टी के बाद निहाल ही तारा को घर ड्रॉप करके गया था और आज सुबह उसके मिजाज बदले हुए थे। रोहन से रेस्टोरेशन साइट की डिस्कशन करते करते निहाल ऑफिस से बाहर की तरफ आया। वो जैसे ही ऑफिस से बाहर की तरफ निकला तो उसकी नज़र पार्किंग एरिया में पड़ी, जहाँ पर मिस्टर दीपक खड़े किसी दूसरे आदमी से बात कर रहे थे।
निहाल उस दूसरे आदमी की सूरत नहीं देख पाया क्योंकि वो गाड़ी के पीछे था, मगर वो ये जरूर समझ गया कि मिस्टर दीपक वहां खड़े किसी से कुछ सीरियस बात कर रहे हैं। निहाल और रोहन रेस्टोरेशन साइड देखने जा रहे थे। निहाल चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और रोहन को पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा किया। वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे, मगर निहाल ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। वो बस चुपचाप बैठा रियर व्यू मिरर से पीछे की ओर दीपक पर नजर बनाए बैठा था। तकरीबन 10 मिनट बाद दीपक वहां से चला गया और तभी उनके पीछे से करण ग्रोवर की गाड़ी निकली, जिसे देख निहाल 1 मिनट में ही पहचान गया था। रोहन को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कहा, क्या देख रहा है भाई तू? किसका इंतजार कर रहा है? चल, लेट हो रहा है हमें। तो निहाल ने कहा, हाँ चलते हैं, कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो भी अपनी साइड की तरफ चला गया। रोहन और निहाल रेस्टोरेशन साइट विजिट करके वापस ड्रीम डेकोर्स के ऑफिस पहुंच गए थे। निहाल ने रोहन को ओबराय होल्डिंग्स में अपने डैड के ऑफिस अलकेश जी के पास भेजा और कहा कि टेंडर एग्रीमेंट के लिए साइन चाहिए। नैना ने तो साइन कर दिए, मगर अलकेश जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि किसी टेंडर के पीछे मैं अपनी कंपनी का मजाक नहीं बनवाऊंगा। रोहन ने यही बात आकर जब निहाल से कही तो निहाल ने कहा, तुम फिक्र मत करो, डैड से मैं बात कर लूंगा। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। शाम को तारा काम खत्म करके निहाल के केबिन में आई और उसे कुछ फाइल देते हुए बोली, मैंने आज का सारा काम कर दिया है और इन फाइल्स को एक बार देख लेना। तो निहाल ने बहुत ही रूडली कहा, और कुछ? अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो चली जाओ यहाँ से। जिस पर तारा ने भुआं चढ़ाते हुए कहा, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? आज सुबह से ही देख रही हूँ कि तुम मुझसे बहुत रूडली बात कर रहे हो। आखिर हुआ क्या? क्या मैंने कोई गलती की है? अगर मैंने कुछ गलत किया है या कहा है तो तुम प्लीज मुझे बताओ, मगर मुझसे इस तरीके से रूडली बिहेव मत करो। निहाल ने जवाब दिया, मुझसे दूर रहो, जाकर अपना काम करो और यहाँ से चली जाओ। बोलकर अपने ऑफिस की बनी गिलास वाल के सामने आकर खड़ा हुआ और बाहर की ओर देखने लगा। तारा भी चलकर उसके पीछे आई और बोली, आखिर प्रॉब्लम क्या है? निहाल, तो मुझे बताते क्यों नहीं? हुआ क्या है? कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हो? निहाल ने कहा, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ये मुझे पहले ही करना चाहिए था। तुम मुझसे दूर रहा करो। ये ऑफिस है और यहाँ सब काम करने आते हैं। तुम भी अपना काम करो और जाओ यहाँ से। तो तारा खींचते हुए बोली, कहाँ जाऊँ? तुम बताओ कहाँ जाऊँ मैं? क्या यहाँ से बाहर चली जाऊँ या अपने केबिन में जाकर काम करूँ, या यहाँ से निकल कर अपने घर ही चली जाऊँ? या तुम बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊँ? यह सुनते ही निहाल का मुंह गुस्से से लाल हो गया। तारा व्यंग से बोली, चाह कर भी मैं ये नहीं कर सकती। मेरी बहुत मजबूरियां हैं और यह बात तुम अच्छे से जानते हो। निहाल, तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम मुझे आज एक बार बताओ, मैं क्या करूं? तो निहाल ने दांत पीसते हुए कहा, कुछ भी करो मगर मुझसे दूर रहो। मुझे किसी की भी करीबी नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद जब कोई मेरे करीब आता है। मुझे वो सुकून, मुझे वो डिपेंडेबिलिटी नहीं चाहिए। मैं एक लोनर हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही काटी है। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे करीब आए, और तुम मेरे करीब आ रही हो, इसलिए मैं तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। तारा ने निहाल से फिर पूछा, मगर कल तक तो सब ठीक था, अचानक क्या हुआ आज? निहाल ने जवाब दिया, वो कल वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, मैं बहक गया था। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता। और अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहती हो या इसे आज ही यहीं ख़त्म करना चाहती हो? सिर्फ हाँ या ना। निहाल की बात सुन तारा की आंखें नम हो गईं। वो चाह कर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। वो घर जाकर अपनी बूजी से भी अपनी परेशानी नहीं बता सकती थी। यहाँ निहाल का ऐसा रूड बिहेवियर सबसे हार कर तारा ने कहा, ठीक है निहाल, मेरी गलती है। मैंने ही शायद तुमसे बहुत उम्मीदें जोड़ ली। मेरा ही कसूर है। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कोई और समझ बैठी। शायद तुम वो हो ही नहीं। अब मैं अपने काम से मतलब रखूंगी और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तारा ने अपनी आंखों की नमी साफ की और चुपचाप निहाल के केबिन से निकलकर अपने केबिन की तरफ चली गई और वहां बैठकर अपना काम करने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे रिएक्ट कैसे करना है, मगर अब उसने सोच लिया था कि वो निहाल से दूरी बनाकर रखेगी और इंतजार करेगी उस वक्त का जब यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। निहाल उसे जाते देखता रहा और चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगा, ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ तारा?
क्यों मुझे इतना इफेक्ट कर रही हो? पता नहीं हमारे इस रिश्ते का क्या फ्यूचर हो भी या नहीं। इस समय मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वैसे ही मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत अफरा तफरी मच गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें और दुख पहुंचे। इसलिए शायद हमारा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। सोचते सोचते काफी वक्त बीत गया। निहाल ने वापस अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ नैना से मिलने तनिष उसके ऑफिस आया था। नैना उससे कुछ खास बात नहीं कर रही थी। तनिष ने पूछा, क्या हुआ है नैना? तुम कल शाम से बहुत चुप चुप हो। कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नैना ने जवाब दिया, नहीं बस ऐसे ही थोड़ा काम ज्यादा है तो उसी को लेकर परेशान हूँ। तनिष ने कहा, तुम्हें इतना काम करने की और इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? थोड़ा चिल करो ना लाइफ में। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर रह गई। तनिष ने आगे कहा, चलो आज शाम को कहीं डिनर के लिए चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो नैना ने कहा, शाम का मुझे पता नहीं, पर अभी मेरी एक मीटिंग है, इसलिए क्या तुम मुझे निहाल के ऑफिस ड्रॉप कर दोगे? तनिष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप नैना को देखता रहा। नैना आगे बोली, पता नहीं ये निहाल की जिंदगी में आई हुई नई लड़की तारा कैसी है। पता नहीं कैसे चल रहा है इनका सब कुछ। ये सब सुनकर तनिष पूरी तरह से खींच चुका था और उसने सड़ी हुई टोन में कहा, बस करो नैना। क्या तुम हर टाइम हर वक्त उन्हीं के बारे में बातें करती रहती हो? निहाल की बहुत फिक्र है तुम्हें। तुम हमारी फिक्र कब करोगी? तो नैना ने कहा, निहाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए उसकी फिक्र करना बनता है। इस बात से तनिष को बहुत गुस्सा आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, कभी तो हमारे बारे में भी बात किया करो। कभी तो अपने रिश्ते पर भी ध्यान दिया करो। तुम हर वक्त बस उस निहाल की बात करती हो, या तो उसके आसपास घूमती रहती हो या उसी की ही बातें करती रहती हो। अब मैं थक गया हूँ। तो नैना बोली, तनिष बेकार की बातें करके बात मत बढ़ाओ। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तनिष का गुस्सा उसके काबू से बाहर होने लगा था, इसलिए वो चुपचाप उठकर वहां से चला गया। न्याल होल्डिंग कंपनी में पहुंचा, क्योंकि उसको अपने डैड से रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए टेंडर की बात करनी थी। अलकेश जी ने सभी कागज देखे और फिर बोले, क्या तुम्हें नहीं लगता ये घाटे का सौदा है? तो न्याल ने जवाब देते हुए कहा, आप एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए। आपको लगता है इतना बड़ा रिस्क लूंगा, वो भी बिजनेस में? अलकेश जी ने कहा, अगर ये टेंडर तुम्हारे हक में नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तुम्हारी कंपनी को भी और होल्डिंग कंपनी को भी। उसका क्या करोगे तुम? न्याल ने जवाब दिया, आप उसकी फिक्र ना करें। मैंने सब इंतजाम किया हुआ है और कुछ सोच कर ये कदम उठा रहा हूँ। आप बस मुझ पर विश्वास करिए और पेपर्स पर साइन करके गारंटर बन जाइए। अल्केश जी ने कुछ पर सोचा, फिर पेपर्स पर साइन करके फाइल निहाल को पकड़ा दी। निहाल फाइल लेकर वापस अपने ऑफिस आ चुका था। उसने ऑफिस जाकर रोहन को बताया कि डॉक्यूमेंट पर साइन हो चुके हैं और अब टेंडर के प्रोसीजर के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। यूं ही काम में पूरा दिन खत्म हो गया था। शाम को जब निहाल ने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो 8 बज रहे थे। तभी उसे रियलाइज हुआ कि बहुत देर से तारा उसके पास नहीं आई, ना उसे तंग करने या ना ही किसी और काम से। उसने अपने केबिन से बाहर जाकर देखा, सभी टीम मेंबर्स अपने अपने घर जा चुके थे और तारा भी। निहाल को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी कि घर जाते वक्त भी तारा ने उसे कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि बाय तक नहीं कहा। वो चुपचाप अपने केबिन में वापस आया, अपना सामान उठाया और घर के लिए निकल गया। घर जाते जाते सारे रास्ते वो यही सोचता रहा कि उसने आज तारा के साथ कैसा बिहेव किया। तारा की नम आंखें उससे छुपी नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना चाहते हुए भी वो तारा को हर्ट कर रहा था, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि घर जाकर तारा से बात करें। पता नहीं फिर अचानक मन में क्या आया, उसने गाड़ी तारा के घर की तरफ घुमा दी। निहाल तारा के घर के नीचे पहुंचा और उसने तारा को फोन मिलाया। पहले कुछ घंटे के बाद तारा ने फोन नहीं उठाया। निहाल समझ गया था कि तारा बहुत गुस्से में होगी और शायद इसलिए वो उसका फोन नहीं उठा रही। कुछ देर इंतजार करके निहाल ने फिर से तारा को फोन मिलाया और तारा ने फोन उठाते ही कहा, क्या है, क्यों तंग कर रहे हो? ऑफिस आवर्स खत्म हो गए और मैं अपना आज का काम पूरा करके आई हूँ। कल का काम ऑफिस में देना। निहाल समझ गया कि तारा बहुत गुस्से में है। उसने कहा, अच्छा सुनो, क्या तुम अभी बिजी हो? तारा ने भी वैसे ही जवाब दिया,
हाँ, बहुत बिजी हूँ। कुछ काम था क्या? तो निहाल ने कहा, हाँ, वो मैं तुम्हारे साथ वॉक के लिए जाना चाहता था। इस वक्त तुम्हारे घर के नीचे ही हूँ। क्या तुम मेरे साथ वॉक के लिए चलोगी? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तारा ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, भाई रुको, मैं आती हूँ। तारा निहाल से मिलने जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो उसे मना भी नहीं कर पाई। बस निहाल का एक कॉल आया और उसकी तरफ खिंचती चली गई। और यही कुछ हाल निहाल का भी था। कहाँ तो तारा ने सोचा था कि वो निहाल से बात तक नहीं करेगी, उसके साथ घूमना तो दूर। उसने सोचा था कि इग्नोर निहाल को करेगी, मगर अब उसका एक कॉल आते ही फिर से उससे मिलने और बात करने चल पड़ी थी। उसका जैसे खुद पर काबू ही नहीं था। दिमाग और दिल में ऐसी जंग छिड़ी थी जिसने उसे कंफ्यूज करके रख दिया था। तारा का दिमाग कह रहा था कि निहाल से दूर रहे, मगर भाई उसका दिल निहाल से दूर रह ही नहीं पा रहा था। दोनों वॉक करते करते भाई पास में बने ईडन गार्डन की तरफ चल दिए। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे, फिर निहाल ने खामोशी तोड़ी। देखो तारा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरा मतलब है कि मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझसे नाराज हो गई शायद। तारा ने कहा, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारे मूड स्विंग्स। आज तुमने सारा दिन जिस तरह मुझसे बात की, तुम सभी के सामने मुझ पर चिल्लाते रहे थे, और अब आधी रात को तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ गए हो। क्या मतलब है इस सब का? निहाल ने कहा, मैं जानता हूँ आज मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, पर वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे बहुत करीब आता है। मुझे लगता है मैं अपना कंट्रोल खोने लगूंगा, इसलिए मैं सबसे दूरी बनाकर रखता हूँ। मगर तुम्हारे साथ मैं बहुत सहज हो रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल फील करने लगा हूँ। दिक्कत यह है कि मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से अटैच हों, क्योंकि 2 महीने बाद हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और मुझे उस समय कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। बस इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम अभी से दूरी बनाकर चलें तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होंगी जितनी हो सकती है। ऐसा मैं सोचता हूँ। तारा ने बस हाँ में जवाब दिया। कुछ और देर आगे चलकर निहाल ने एक बेंच की तरफ इशारा करके कहा, आओ यहाँ बैठते हैं। वो दोनों जाकर उस बेंच पर बैठ गए और ऊपर आसमान की तरफ चांद और तारों को देखने लगे। तारा ने कहा, मैं समझती हूँ कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, यह न तुम जानते हो न मैं जानती हूँ, मगर फिर भी तुम मुझसे रूडली बात नहीं कर सकते। तुम अपने ऑफिस में इतने सारे लोगों के सामने मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। निहाल ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ आज मैंने गलत किया और उसके लिए आई एम सॉरी। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि जो नैना आज तक कभी किसी से जेलस नहीं होती थी, वो तुम्हें देखकर जेलस फील करने लगी। हम यही चाहते थे कि तुम्हारे होने से नैना जेलस फील करे। निहाल की बात बीच में काटते हुए तारा ने पूछा, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें नैना में पसंद क्या है? बहुत देर सोचने के बाद निहाल ने जवाब दिया, नैना बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस काबिले तारीफ है। यह सुनते ही तारा की हंसी छूट गई। उसने कहा, वाह कितने रोमांटिक हो तुम तो। तुम्हें उसकी इंटेलिजेंस पसंद है? क्या सिर्फ इसलिए तुम उसको जेलस करके वापस पाना चाहते हो? तुम तो कमाल निकले। तभी निहाल बोला, तुम नहीं जानती नैना के बारे में कुछ। नैना बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। तारा झट से बोली, हर किसी में कमी होती है, जरूर नैना में भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। जिस पर निहाल ने कहा, बिल्कुल नहीं, नैना बिल्कुल परफेक्ट है। वो एम्बिशियस है, इंटेलिजेंट है, गुड लुकिंग है, प्रेजेंटेबल है, अच्छे बैकग्राउंड से आती है, उसमें सब खूबियां हैं। निहाल की बात बीच में ही काटते हुए तारा ने कहा, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत परफेक्ट है ना तुम्हारी नैना। सुन लिया, मगर वो अगर इतनी परफेक्ट है तो वो मुझसे क्यों जलती है? उसके ऐसा कहते ही निहाल एकटक उसे देखता ही रह गया। उसने अपनी हंसी अपने अंदर ही दबा ली। वो मनी मन हंस रहा था और तारा के जेलस चेहरे को देखकर उसे मजा आ रहा था। वो उसे छेड़ते हुए बोला, उसके पास बहुत कारण है तुमसे जलने के। अब हैरान होने की बारी तारा की थी। अपने बारे में तारीफ सुनने के लिए तारा मरी जा रही थी। उसने झट से निहाल से पूछा, कौन से कारण है? जैसे कि? निहाल ने पूछा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तारा ने हल्की मुस्कान के साथ बस नामे सिर हिला दिया और चुप ही रही। निहाल भी उसकी मुस्कान देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, चलो वापस घर की ओर चलते हैं, मौसम ठंडा हो गया है। अब तारा को थोड़ी ठंड लगने लगी थी, तो उसने अपने दोनों हाथ बांध लिए। निहाल बोला, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? ये लो मेरा जैकेट। उसने अपना जैकेट निकालकर तारा के कंधे पर उड़ा दिया।
दोनों के ही चेहरे पर इस वक्त बेहद सुकून था। बेशक पूरा दिन जो कुछ भी हुआ हो, मगर अब एक दूसरे से थोड़ी बातचीत करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दोनों ही शांत थे और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। तारा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और वो बार बार चोर नजरों से निहाल को देख रही थी। निहाल इस बात से अनजान नहीं था, वो जानता था तारा उसे देख रही है। दोनों तारा के घर की तरफ चलते जा रहे थे। तभी तारा ने पूछा, कुछ अपने बारे में बताओ, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानती ही नहीं। मेरी तो तुमने पूरी कुंडली निकाल ही रखी होगी। यह सुनकर निहाल को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए पूछा, पूछो क्या पूछना चाहती हो। तारा ने पूछा, तुमने सीरियस का नाम सीरियस क्यों रखा, ताकि वो भी तुम्हारी तरह सीरियस टाइप्स बने। यह सुनकर निहाल की हंसी एकदम गायब हो गई और वो बस आंखें फाड़े तारा को देखने लगा। निहाल को विश्वास ही नहीं हुआ कि तारा ने अभी अभी जो उसे कहा, क्या ऐसा वो सच में सोच सकती है। हाँ, माना निहाल थोड़ा सीरियस टाइप का था, मगर इतना भी नहीं कि वो अपने पैट का नाम ही सीरियस रख दे। नेक्स्ट पार्ट।